वेलकम क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस का। न्यू टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव मींस टू कंपेयर, ठीक है, टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़। तो कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होगा? अ कंपैरेटिव एनालिसिस इज़ अ साइड बाय साइड कंपैरिजन that systematically compares two or more things to pinpoint their similarities and differences. Why do we need comparative analysis? Why do we compare? Basically हम compare करते ही क्यों हैं? हम compare इसलिए करते हैं to find similarities as well as differences between two different objects or concepts or ideas, ठीक है। to find similarities and differences, compare तब होता है, comparison तब होता है। comparison में हम similarities भी देखते हैं और differences भी देखते हैं। The focus of the investigation might be conceptual, a particular problem, idea or theory, or perhaps something more tangible like two different data sets. तो कोई भी दो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। इट कैन बी अ प्रॉब्लम, इट कैन बी एन आइडिया और अ थियरी मे बी, और अ प्रोसेस, और एनी काइंड ऑफ डिफरेंट डाटा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ जिसके अंदर डिफरेंसेस भी होंगे, सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, उनको कंपेयर किया जाता है। और जब उनको कंपेयर किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस। एनालाइज किया जाता है उन दो चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को या उन आइडियाज़ को, जो जिन दो की हम बात करते हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और उनको एनालाइज किया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। Importance of comparative analysis is indispensable because it helps to focus on meaningful data that support doing things a particular way. Comparative research helps rule out which theories and arguments are worth pursuing versus letting go of. इसका क्या मतलब है? ये इस तरह का, यानी comparative analysis करना in order to find out which data is important to be focused on and which data is not. So technically we should let it go. Consequently, as a result, we should let it go because it is not important enough, it is not worth wasting your time. हमने ये देखना होता है, ठीक है। with the help of research, with the help of collecting data, हम ये डिसाइड करते हैं, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, किसको हम ज़्यादा परसू कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन देखें ना आप, थियरीज एंड आर्ग्यूमेंट्स आर वर्थ परसुइंग वर्सेस लेटिंग गो ऑफ, यानी किन आर्ग्यूमेंट्स और थियरीज़ को हम परसू करें, उनके ऊपर फोकस करें, फर्दर उनके पीछे जाएं, या फिर उनको छोड़ दें। लेटिंग गो ऑफ यानी उनको छोड़ दें, बस उनको डिस्कार्ड कर दें। दे आर नॉट वर्थ आवर टाइम, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वेस्ट आवर टाइम, सो वी शुड लेट देम गो। डिसाइड ये करना है, या फिर अगर इम्पॉर्टेंट है तो फिर उनको हमने परसू करना है। ऑलवेज बाय द डाटा रादर देन अ हंच और इंट्यूशन। अच्छा, ये डिसाइड कैसे करना है? जब भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने ये डिसाइड करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट। डिसाइड करना कैसे है? विद द हेल्प ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन से, फैक्ट को देखते हुए आपने ये डिसाइड करना है, इंस्टेड ऑफ अ हंच और इंट्यूशन। हंच कहते हैं ऐसे ही अंदाज़ा, आपको आप कहते हैं ना मेरी छठी हिस्स कह रही है, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है। तो इस तरह के गैसेस की एक जो रियलिटी है वो कुछ नहीं होती, उनकी गैसेस की जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। फैक्ट की बात करें आप, रियलिटीज़ की बात करें आप ऐसे ही कहें कि आपका इंट्यूशन ये कह रहे हैं। इंट्यूशन या हंच एक ही चीज़ है कि आपको एक जैसे गेस करते हैं ना, आप तुक्का लगाते हैं, आपको ऐसी एक फीलिंग सी आती है। तो इस तरह की बात की रियलिटी नहीं होती, इस तरह की बात जो है वो वैलिड नहीं होती, उसकी वैलिडिटी कोई नहीं होती। तो आपने डाटा कलेक्ट करके अपना जो है वो वैलिड तरीके से डिसाइड करना है। सिर्फ अपने अंदाज़ों पे नहीं, जो है वो कुछ मनगढ़ंत अंदाज़ों पे आपने नहीं कुछ डिसाइड कर लेना, बल्कि आपने प्रॉपर एक रिसर्च की, डाटा कलेक्शन की, और फिर आपने डिसाइड किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया, फिर आपने डिसाइड किया वट एवर इज़ द कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च। जो भी निकलते हैं आपकी, वट एवर इज़ द फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च, जो भी फाइंडिंग्स आपने निकाली, जो भी कंक्लूजन आपने निकाला, आप उस पर बेस करते हुए अपना कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, अपने रिसर्च को लेके। ऐसे नहीं करते कि अपने बस अंदाज़ों के ऊपर जो है वो
किसी चीज़ की बुनियाद खड़ी कर दें, तो इट डज़ंट वर्क दैट वे, ऐसे काम नहीं चलता। अच्छा, फिर क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस कैन हेल्प नैरो वंस फोकस टू परस्यू द मोस्ट मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन अटेम्प्टिंग डजन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट साइमल्टेनियसली। तो कंपैरेटिव एनालिसिस क्या करेगा, it will help you focus on your required data, on your required field। आपकी ये रिक्वायरमेंट है, बस आपने इसी पे फोकस करना है, ठीक है, rather than attempting dozens of improvements simultaneously। बजाय इसके कि दर्जनों की तादाद में आप काम शुरू कर लें और चीज़ों पे फोकस रखें, उससे बेहतर ये है कि कंपैरेटिव एनालिसिस करें और डिसाइड कर लें कि आपकी कौन सी चीज़, आपका कौन सा आइडिया, आपका कौन सा आर्गुमेंट आपकी फुल एंड फाइनल अटेंशन मांगता है। जो मांगता है, जो इतनी जो है वो अहमियत रखता है, फिर आप उसी के ऊपर फोकस करेंगे और बाकी चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे, निकालते जाएंगे उनको। तो बेसिकली यही पर्पज़ है कंपैरेटिव एनालिसिस का, कि आप कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का या दो आइडियाज़ का, और फिर जो उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट होता है आप उसको छोड़ देते हैं, आप उसको जाने देते हैं, यू लीव इट, छोड़ देंगे आप उसको, ठीक है। A comparative approach also helps frame up data to illuminate interrelationships। इल्यूमिनेट करता है इंटर रिलेशनशिप्स को। कुछ इस तरह का आप फ्रेम अप बना लेते हैं, कुछ इस तरह का आप एक स्केच बना लेते हैं, आप उसमें फिर देखते हैं कि कौन सी चीज़ों को आप जो है वो साइडलाइन कर देंगे और कौन सी चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे। अच्छा, हाउ टू राइट अ गुड कंपैरेटिव एनालिसिस। अब जाहिर है कि जितने भी हमने टाइप्स देखे, हमने उसके डेफिनेशन देखे और उसका पर्पस देखा, व्हाई डू वी नीड दैट सर्टेन टाइप ऑफ राइटिंग, हम ये भी देखते हैं। तो उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हाउ टू राइट दैट काइंड ऑफ राइटिंग। तो हाउ टू राइट अ गुड कंपैरेटिव एनालिसिस की अगर बात करें तो अभी हम देख लेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड कंपैरेटिव एनालिसिस। उसमें सबसे पहले क्या है, कंडक्ट ओरिजिनल रिसर्च। अभी जैसे बात हुई थी हंच या इंट्यूशन की, कि नेवर गो फॉर योर हंच और इंट्यूशन, जस्ट गो फॉर योर proper valid research and its finding, whatever you make, any kind of finding, any kind of conclusion that you draw from your research, just go for it instead of going for your hunch or your guess or your intuition। जो भी आपको आ रहे हैं आइडियाज़, आ रहे हैं थॉट्स, आ रहे हैं, आपने ऐसी टेंजिबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड थॉट्स पे आप ये चीज़ें डिसाइड नहीं करते। तो कंडक्ट करनी है आपने, ओरिजिनल रिसर्च कंडक्ट करनी है। थॉरो independent research is a significant asset when doing comparative analysis। तो थॉरो means complete in itself, complete independent research जिसका जो कि significant होगी, ठीक है, वो आपने कंडक्ट करनी है कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। इट प्रोवाइड्स एविडेंस टू सपोर्ट फाइंडिंग्स एंड मे प्रेजेंट आ पर्सपेक्टिव और एंगल नॉट कंसिडर्ड प्रीवियसली। अब जब भी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो इट विल ऑफर यू न्यू फाइंडिंग्स। ऐसी है ना, जब आप रिसर्च करेंगे इट विल ऑफर यू न्यू फाइंडिंग्स। आपका जो प्रीवियसली अस्यूम्ड जो डाटा होगा, जो प्रीवियसली कंसिडर्ड डाटा होगा, या आपका प्रीवियस नॉलेज होगा, वो आपको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं देगा। आपने क्योंकि न्यू रिसर्च कंडक्ट किया, तो आपकी जो भी फाइंडिंग होगी आप उसको कंसिडर करेंगे, आप नई रिसर्च कंडक्ट करेंगे और उसकी फाइंडिंग को कंसिडर करते हुए आप अपना डिसीजन लेंगे। अच्छा, सेकंड है मेक एनालिसिस रूटीन। To get the maximum benefit from comparative research, the writer should make it a regular practice and establish a tempo he can realistically stick to। Analysis routine यानी make it a habit, make it a routine that you have to analyze your data, that you have to analyze your research material। आप जब रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो डेली मेक इट अ डेली प्रैक्टिस, मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस, एंड ट्राई टू इस्टेब्लिश अ टेम्पो दैट यू कैन रियलिस्टिकली स्टिक टू। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स यू विल हैव योर फाइंडिंग्स। नंबर 3 पे एक्सपेरिमेंट विद कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स। In addition to simply comparing and contrasting, the writer should explore how different variables might affect his outcome। For example, a controllable variable would be offering a seasonal feature like a shopping to assist in holiday shopping, or raising or lowering the selling price of the product। Uncontrollable variables include weather, changing regulations, the current political climate, और global pandemics। अब आपकी रिसर्च के कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शॉपिंग है, लोअरिंग सेलिंग प्राइस है,
ठीक है, शॉपिंग असिस्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रोलेबल हैं, क्योंकि ये कंट्रोल में है। आपको पता है कि शॉपिंग सिनेरियो क्या है, प्राइसेस क्या चल रही हैं, आइदर यू हैव अ शॉपिंग असिस्टेंट और नॉट, कोई आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। आप प्राइसेस को लेके भी क्लियर हैं, ठीक है, और आप प्रोडक्ट्स को लेके भी क्लियर हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट डू यू वांट और उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ये तमाम चीज़ें आपके कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, यानी कंट्रोलेबल जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो डेफिनेट है, जो फॉर श्योर यू नो फॉर श्योर दैट दीज आर द प्राइसेस एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट यू वांट। हर चीज़ आपकी फुल एंड फाइनल आपको क्लियर है, वो आपकी कंट्रोलेबल वेरिएबल हो गया। अनकंट्रोलेबल कौन से होंगे? इट इंक्लूड्स वेदर, ठीक है, चेंजिंग रेगुलेशंस, द करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट। अब वेदर तो क्या है? वेदर इज़ समथिंग दैट यू कैन नेवर कंट्रोल, यू कैन ओनली प्रिडिक्ट इट। प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी रेनिंग टुमारो और मे बी इट्स गोइंग टू बी सनी टुमारो, ठीक है, लेकिन क्या आप वेदर कंट्रोल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, यू कैन नॉट कंट्रोल वेदर, आप उसको सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वेदर कंडीशन या फिर पॉलिटिकल क्लाइमेट, पॉलिटिकल सिनेरियो होता है ना, सियासी सूरत हाल होती है आपके एरिया की, आपके सिटी की, आपके कंट्री की। आप पॉलिटिकल सिनेरियो भी कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, या फिर कोई पेंडेमिक आ गई है, गॉड फॉरबिड कोई वबा है, पेंडेमिक है, जैसे अभी कोविड का ग्लोबल पेंडेमिक देखा था आपने 4 इयर्स अगो, तो वो भी कंट्रोलेबल नहीं था, वो अनकंट्रोलेबल था, यानी वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये आपके अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हो गए आपकी रिसर्च के। जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स वो हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ वो हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो कंट्रोल कर सकते हैं वो आपको पता है, जो अभी पहले इन्होंने इधर मेंशन किए हुए हैं कि शॉपिंग और प्राइसेस एंड ऑल दैट। और जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें वेदर आ जाता है और पॉलिटिकल क्लाइमेट आ जाता है, इस तरह की चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल के यानी दीज आर द कंडीशंस दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं है ये। अच्छा, फिर है इक्वल एफर्ट into each point of comparison. Most people enter into comparative research with a particular idea or hypothesis already in mind to validate. बहुत सारे लोग जब रिसर्च स्टार्ट करते हैं, दे हैव क्या कहते हैं, एंटर इनटू कंपैरेटिव रिसर्च विद अ पर्टिकुलर आइडिया और हाइपोथेसिस ऑलरेडी इन माइंड टू वैलिडेट। दे ऑलरेडी हैव एन आइडिया एंड दे नो दैट दे आर हेयर टू वैलिडेट इट। उनको पता है कि हम वी आर कंडक्टिंग दिस रिसर्च ओनली टू गेट वैलिडेशन। हम ये रिसर्च कर ही इसलिए रहे हैं कि हमारा ये जो ख्याल है हमें उसकी वैलिडेशन मिल जाए कि हाउ वैलिड और नॉट दिस आइडिया इज़, उन्होंने ये देखना होता है। फॉर इंस्टेंस, अ राइटर माइट ट्राई टू प्रूव द वर्थवाइलनेस ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू सर्विस, सो ही मे बी डिसअपॉइंटेड इफ हिज एनालिसिस रिजल्ट्स डू नॉट सपोर्ट हिज प्लान। ठीक है, एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है इसकी कि राइटर जो है वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि मैंने एक नई सर्विस लॉन्च करनी है, अब वेदर और नॉट शुड आई डू इट, वेदर और नॉट शुड आई लॉन्च इट, दैट इज़ द आइडिया इन हिज माइंड एंड ही इज़ गोइंग टू वैलिडेट इट इन हिज रिसर्च। यही करेगा ना, उसको वैलिडेट करेगा। अब इफ़ द रिजल्ट इज़ नॉट इन हिज फेवर, क्या हो जाएगा? हिल बी डिसअपॉइंटेड फॉर श्योर, ऑटोमेटिकली हिल बी डिसअपॉइंटेड। तो ये उसका एनालिसिस का जो है वो उसका रिक्वायर्ड तो नहीं, यानी वांटिंग, जो वांट थी उसकी, जो उसकी ख्वाहिश थी कि उसका ये आउटकम निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसने रिसर्च वो की क्यों? उसका आइडिया था कि उसने सर्विस लॉन्च करनी है, लेकिन उसकी फेवर में अगर रिजल्ट्स नहीं गए तो जाहिर है वो लॉन्च नहीं करेगा और वो डिसअपॉइंट भी हो जाएगा। He should try to maintain an unbiased approach by spending equal time debating the merits and drawbacks of any decision. अच्छा, ये comparative analysis वो करेगा कैसे? ठीक है, if his analysis result do not सपोर्ट हिज प्लान, अगर उसके प्लान की सपोर्ट नहीं निकली तो वो नहीं लॉन्च करेगा। हाउएवर, इन एनी कंपैरेटिव एनालिसिस ही शुड ट्राई टू मेंटेन एन अनबायस्ड अप्रोच बाय स्पेंडिंग इक्वल टाइम डिबेटिंग द मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एनी डिसीजन। वो लॉन्च जो उसने करनी है वो उसके मेरिट्स भी देखेगा और उसके डीमेरिट्स भी देखेगा। वो देखेगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सर्विस दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च एंड व्हाट मे बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सर्विस दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च। अब अगर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एंड डिसएडवांटेजेस आर लेस, फिर क्या है? फिर रिजल्ट उसकी फेवर में जा रहा है, वो लॉन्च कर लेगा। अगर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हो गए और एडवांटेजेस कम हो गए, फिर उसको जाहिर है वो लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स उसको, इट मीन्स उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट उसको नहीं मिले, ठीक है, लेकिन उसको